my beautiful people, this is me Lisa and welcome back to my YouTube channel. Welcome to another video. तो वीडियो का टाइटल देखके आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, रिसोर्सेज बताने वाली हूँ, जैसे कि आपको कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए, आपको किस ऑथर के हिसाब से परचेज करने चाहिए, सो दैट आप अपने 12th क्लास में 100 out of 100 स्कोर कर सकें. एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माई स्ट्रेटेजीज, सीक्रेट टिप्स एंड एवरीथिंग विच आई हैव यूज्ड इन माई क्लास 12th एंड स्कोर 99 out of 100 इन अकाउंट्स. एंड ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. And yeah, without wasting any time, let's start this video. सो फर्स्ट वन इज नो योर पेपर पैटर्न. ठीक है, तो ये वाली बात तो यार मैं हर अपने प्रीवियस वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी तुम रिवीजन करने बैठो तो सबसे पहले तुम अपने पूरे पेपर पैटर्न को एक बार गो थ्रू कर लो. उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर को तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को तुम्हें कम टाइम देना है, किस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर की कम वेटेज है. तो उससे तुम्हारी जो रिवीजन है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनती है एंड तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किसको ज़्यादा अच्छे से करना है. एंड ऑल्सो उससे तुम्हें पता चलता है कि कौन से चैप्टर से 6 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से MCQ ज़्यादा बनते हैं. जैसे कि पता है अभी अकाउंट्स में जो पार्ट बी वाला पार्ट है उसके अंदर जो कैश फ्लो वाला है उसका तो मतलब ऑलमोस्ट पक्का है कि जो लास्ट के जो 6 मार्क का एक क्वेश्चन तो उसका पक्का आएगा ही. तो कैश फ्लो को तुम अच्छे से और अच्छे से करोगे, उसके सारे जितने पॉइंट्स है वगैरह तुम सारे अच्छे से करोगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर. तो मैंने क्या करा कि अभी तुम्हारा पूरा अकाउंट का पेपर पैटर्न मैंने पूरी रिसर्च करी. ठीक है, तो पूरा पेपर पैटर्न मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे अभी साइड में पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा. तो मैं तुम्हें एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि क्या क्या पेपर पैटर्न है. ठीक है, तो इसमें तो तुम्हें पता है कि तो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर जो फर्स्ट तो तुम्हारी जो फर्स्ट बुक्स होती है पार्टनरशिप एंड शेयर डिबेंचर वाली वो आती है एंड थर्ड बुक वाली जो तुम्हारी कैश फ्लो वाली बुक है वो पार्ट बी में आता है. तो जो इसके अंदर जो है पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है. तो उस हिसाब से बाइफिकेशन हो रखी है यहाँ पे. तो मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे पार्ट ए में तो सबसे पहले 16 MCQs आएंगे 1 मार्कर वाले एंड 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के एंड 4 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के. तो यहाँ पे पूरा टोटल बनता है इनका 60 मार्क्स. एंड पार्ट बी में आते तुम्हारे 4 क्वेश्चन MCQs यानी कि 1 मार्कर वाले एंड 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर वाले, 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्कर वाला एंड लास्ट वाला आता है 6 मार्कर का जो कि मैं तुम्हें बताया कि कैश फ्लो से आता है मेनली. तो अगर तुम कैश फ्लो तुम्हारा पक्का नहीं है तो यार पहले कैश फ्लो को जाके अच्छे से हैंडल करो, उसका कमांड लाओ उस पर, क्योंकि यार कैश फ्लो आ गया तो तुम्हें तो 6 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ पे पक्का हो जाएगा. तो यार इस 6 मार्क्स को ग्रैब करो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है. सो माय सेकंड टिप इज डू नॉट यूज कैलकुलेटर. ठीक है, तो मतलब जब भी तुम अपने अकाउंट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो तुम कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज मत करो. ठीक है, क्योंकि मैंने अपने काफी फ्रेंड्स को देखा था जिन्होंने मतलब वो कैलकुलेटर का ही यूज करते थे, मैनुअली खुद से नहीं करते थे. तो उनकी उसकी वजह से ना हमारी क्या होती है स्पीड कम हो जाती है, उससे हमारी आदत रह जाती है कि हाँ कैलकुलेटर मतलब अगर हम 2+2 भी करते हैं ना तो तब भी हम कैलकुलेटर यूज करते हैं कि हाँ हम गलत ना करते कभी. तो भाई पेपर में ऑब्वियसली यू नो कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, CBSE में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. तो इसलिए तुम ट्राई करो ऑलवेज कि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा अपना मैनुअली करो, डू नॉट यूज कैलकुलेटर एट ऑल. ठीक है, तो कैलकुलेटर को बिल्कुल भी यूज मत करना. जितने भी सारी तुम्हारी कैलकुलेशंस है मैनुअली करने की आदत डालो. अभी से ही मैनुअली करोगे तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा. सो थर्ड वन इज अवॉइड सिली मिस्टेक्स. ठीक है, द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज सिली मिस्टेक. ठीक है भाई, अगर तुम सिली ऐसा क्या पता क्या होता है कि बच्चों की आदत है मतलब जो 100 out of 100 वाला बच्चा होता है, ठीक है, उसके हमेशा सिली मिस्टेक की वजह से ही मतलब उसको पूरा पेपर आता होगा अच्छे से बट कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है जो उसकी वजह से मार्क्स ऑब्वियसली 1-2 कट जाते हैं. मतलब मैं ये खुद कह सकती हूँ अपने लिए भी, क्योंकि मेरा भी जो एक MCQ था वो सिली मिस्टेक की वजह से ही कटा हुआ था. ठीक है, सो दैट तुम ये गलती ना कर पाओ तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट 100 out of 100 अकाउंट्स. यूजुअली क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होता है, लाइक हर कोई बच्चा टैकल कर लेता है आराम से बड़े क्वेश्चन को. बट प्रॉब्लम क्या आती है जब छोटे क्वेश्चन में हम जो सिली मिस्टेक्स करते हैं उसमें आती है भी प्रॉब्लम असली वाली. तो इसलिए तुम इसमें मेरी यही टिप रहेगी कि तुम जब भी क्वेश्चंस करो अगर तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उसको मार्क करके रखो. भाई तुम अपनी सिली मिस्टेक खुद ढूंढो, जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपनी सिली मिस्टेक ढूंढो, उनको फोकस करो, उनको टारगेट करो, अच्छे से उन्हें करते रहो तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगी. एंड माई फोर्थ टिप इज टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. मोस्टली क्या होता है बच्चे को पूरा पेपर आ रखा होता है, पूरा पेपर आता है उसे, बट वो क्या करता है कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देता है. ठीक है, तो भाई तुम जब भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो अच्छे से तो उनको एक साथ मार्क कर लो कि तुम्हें लगता है कि हाँ तुम भूल जाओगे ये वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लाइक पेपर को आंसर करते टाइम तुम्हें चाहिए ही चाहिए वो पॉइंट. तो उसको अच्छे से मार्क कर लो सो दैट तुम क्वेश्चन करते समय वो भूलना, क्योंकि तुम्हें पता है एक माइन्यूट सी जो डिटेल्स होती है अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा. एंड यही कारण होता है कि जो 100 out of 100 वाले बच्चे होते हैं उनके या तो 98 आ रहे होते हैं, 99 होते हैं, पूरे 100 नहीं ला पाते. क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं. ऐसा भी होता है ना
ना कि क्वेश्चन पढ़ते समय तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, नीचे का पढ़ते गए, ऊपर का सारा भूलते गए, तो उसको साथ साथ हाईलाइट कर लो, सो दैट तुम्हें जब आंसर करने बैठो तो तुम्हें वो याद रहे कि हाँ ये वाला पॉइंट भी लेना था, मेरे को ये वाला पॉइंट भी लेना था। तो उससे क्या होगा कि आंसर ऑब्वियसली तुम्हारा परफेक्ट निकलेगा एंड तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो माय नेक्स्ट टिप इज प्रेजेंटेशन। भाई मतलब प्रेजेंटेशन जो होता है पूरा पेपर आने के बाद सेकंड चीज जो मैटर करती है वो होती है प्रेजेंटेशन। भाई अगर तुम प्रेजेंटेशन अच्छी, टीचर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुमने करा क्या है, तो भाई वो किस बात के मार्क्स देगी तुम्हें। जैसे कि अकाउंट्स में क्या करते हैं, इवन मैंने मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में सारी गलतियां करी थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, कि जब भी तुम डिजिट लिखते हो, जब पूरा वो आता है लाख में आता है, 1000 में आता है, तो हम क्या करते हैं टेढ़े मेढ़े लिख देते हैं, लिखते हैं ऊपर पूरा लिखते हैं, फिर नीचे आधे उसमें लिख देते हैं, पूरा एक साइड उधर चला जाता है, 1000 इधर चला जाता है, 100 उधर चला जाता है। क्या करना कि कोमा लगा के करो, जैसे कि 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, तो पूरा अच्छे से कोमा लगा के नीचे तक करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कैलकुलेशन में भी तुम्हारी मिस्टेक होती है कि कैलकुलेशन में तुमने सोचा था कि अरे ये तो 1000 था पर वो निकल गया 100, तो उसकी वजह से तुम्हारा भाई पूरा क्वेश्चन गलत करेगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हुआ, तुम्हारी मेहनत एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन तुम अच्छी रखो। वर्किंग नोट्स जो है, वर्किंग नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ भाई। तुम वर्किंग, तुम्हारा आंसर सब सही आ गया, तुम्हारा पूरा एकदम परफेक्ट होया क्वेश्चन, पर तुमने वर्किंग नोट्स ही अच्छे से नहीं बनाया, टीचर को समझ ही नहीं आया कि तुमने करा ही क्या, तो किस बात की मार्क्स देगी वो तुम्हें, ऑब्वियसली बात है ना। तो इसलिए तुम वर्किंग नोट्स जो है वो एकदम क्लियरली लिखो। जब भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्वेश्चंस का लिखो कि तुम कौन सा पार्ट कर रहे हो, और पार्ट कर रहे हो, फर्स्ट वाला पार्ट करो। तो इससे क्या होता है, जब टीचर को मजा आता है ना, कि उनको ईज फील हो रहा था कि हाँ यार ये इतना ईजी है, मतलब वो कभी कभी तुम्हारी जो गलतियां भी हो जाए ना वो भी रुक जाती है। भाई मेरे साथ हो रखा है, ठीक है। तो बता रही हूँ मैं कि अगर कोई गलती भी होगी ना, बट टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चा तो बड़ा समझदार है, बड़ा अच्छा पेपर करेगा, तो गलती से छूट भी जाता है पेपर। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रेजेंटेशन तुम अच्छी रखो, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन तुम्हारी बेकार है तो फिर टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से तो वो चेक करेगी अच्छे से, तो तुम्हारी गलतियां और निकलेंगी। तो इससे बढ़िया है प्रेजेंटेशन अच्छी करो। तो माय नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बोला है कि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हो गया या फिर इको के कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, अकाउंट्स हो गया, तो इन सब में भाई तुम्हें प्रैक्टिस ही चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो भाई मतलब देखा है कि कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस है वो मतलब ऐसे कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। भाई मैं अपने उससे बताऊँ तो मत करो भाई, रफ में बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि रफ में क्या होता है कि तुम स्पीड नहीं कर पाते हो, तुम्हारी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो। तुम अभी रफ में कर लो, ठीक है, अच्छे तुम्हारा हो गया कि हाँ ठीक है, तो तुम भाई पेपर में जो तुम्हारी ना स्पीड अच्छे से हो नहीं पाएगी, जब तुम लिखते रहोगे एंड तुम्हारा पेपर जो है छूट जाएगा। तो इसलिए है कि प्रैक्टिस तुम जितनी ज़्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्पीड की बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस प्रैक्टिस करते रहो। तुम ये सोचोगे कि टाइम लगेगा, भाई नहीं यार, अगर तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली स्पीड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। भाई स्पीड अपना ध्यान खुद रख लेगा। भाई जब तुम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो भाई तुम्हारी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज होती रहेगी डे बाय डे। तो यही रिकमेंडेशन रहेगी कि do focus on practice एंड प्रैक्टिस से आई डू नॉट मीन कि तुम ऊपर से क्वेश्चंस खोलो पूरा अपने, जिसमें तुमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, ऊपर से तुम सारे एकदम ऊपर से देख लो और कह दो कि वाओ हमने तो 100 क्वेश्चन देख लिए, वाओ हमारा तो पूरी प्रैक्टिस हो गई। नहीं यार, तुम ऊपर से देखोगे तो तुम सारे भूल जाओगे। ओरली मत करना बिल्कुल भी, तुम खुद अपने हाथ जो है तुम्हारे हाथ दे रखे हैं भगवान ने, उसको लिख के अच्छे से मैनुअली करो यार, ठीक है। कभी तुम यही सोच रहे हो कि क्या हाँ ऊपर से कर लिया, वाह मेरी तो पूरी तैयारी हो गई, नहीं ऐसे नहीं होगी। तो यार तुम पेपर में भी देख लोगे फिर अच्छे से, ठीक है, अगर तुमने ऐसे करा तो। इसलिए कह रही हूँ कि तुम सारे जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो सारे मैनुअली करना, अच्छे से करना, लिख के करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना। तो काफी बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। पेपर में क्या होता है, काफी बच्चों के जो है पेपर छूट जाते हैं, मतलब पूरा उन्हें पेपर अच्छे से आता होता है पर पेपर जो उनका छूट जाता है। लोग कहते हैं कि 3 घंटे हमारे लिए इनफ नहीं है। भाई 3 घंटे इज इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। बस तुम्हारे क्या चीज करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है यार। अभी मैंने तुम्हें बोला कि प्रैक्टिस इज द की टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, ठीक है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, रफ में मत करना भाई, प्लीज यार, रफ में मत करना। एटलीस्ट मैं तो यही सजेशन होगी कि रफ में जितना तुम अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो, क्योंकि रफ में क्या होता है कि हम तो ऊपर से कर लेते हैं बट स्पीड जो है वो नहीं मेंटेन कर पाते। मेन कारण यही होता है कि बच्चे ये होते हैं रफ में करते हैं एंड पेपर में बत्ती गुल। भाई पेपर में तुम्हारी स्पीड तुम लिखते रहते हो तो बट स्पीड जो है तुम्हारी इंक्रीज नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। डिसीजन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों को कि हम पार्ट ए अटेम्प्ट करें या फिर पार्ट बी अटेम्प्ट करें। भाई क्योंकि एज यू नो कि पार्ट बी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होता है, तो तुम्हारा कैश फ्लो पे कमांड अच्छा है, ठीक है। अगर तुम कैश फ्लो को अच्छे से हैंडल कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि टाइम होता है, ठीक है। तुम्हें 3 आवर का पूरा टाइम मिलता है कि हाँ तुम्हें 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो 15 मिनट जो मिलता है तुम्हें रीडिंग टाइम, उसके अंदर तुम्हें फटाफट स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पहले अटेंड करना है और तुम्हें क्या क्या
पॉइंट्स जो तुम्हें नहीं आते उनको तुम बाद में अटेम्प्ट करो, जो तुम्हें अच्छे से आते उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। तो मतलब मैंने देखा है कि बच्चे क्या होते हैं कि 15 मिनट्स में ना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, डू नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। 15 मिनट्स को तुम अच्छे से देखो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, एमसीक्यूज में आते हैं या नहीं आते सारे, पूरे पहले अच्छे से पूरे पेपर को देखो, गो थ्रू करो अच्छे से उस 15 मिनट्स को, ठीक है। 15 मिनट का ये नहीं होता कि हाँ तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। वो ये नहीं होता कि 3 घंटे 15 मिनट्स, नो, 15 तुम्हें रीडिंग टाइम दे रखा है तो रीड करो ना पेपर को अच्छे से देखो। तो ये मत सोचो कि हाँ जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, नहीं भाई, तुम जब तक पेपर को अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा पेपर नहीं हो पाएगा जल्दी, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारा जो टाइम उसमें तुम यूटिलाइज करो वो आगे जाके वेस्ट होना ही है। तुम यही सोचोगे कि ओ शिट ये वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है, मैं क्या करूँ, फिर तुम और वाला पार्ट देखोगे तो उसी में तुम्हारे 2-3 मिनट ऐसे खा जाएंगे। भाई 2-3 मिनट में तुम काफ़ी पेपर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई 2-3 मिनट तुम्हारा एक एमसीक्यू हो सकता है, तो भाई उस 2-3 मिनट को बचाओ ना, तुम करो स्टार्टिंग में यूटिलाइज करो 15 मिनट को। अगर तुम्हारा कैश फ्लो में कमांड अच्छा है तो पार्ट बी से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा कमांड मतलब तुम्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा आता है, लाइक मेरे को आंसर हमेशा टैली नहीं होता स्टार्टिंग में ही बार बार, तो इससे बढ़िया तुम पार्ट ए कर लो, इससे बढ़िया, ठीक है। तो मतलब ऐसा होना जब भी तुम पेपर करते हो ना तो स्टार्टिंग के मार्क्स को तुम अच्छा रखा करो कि जो तुम्हें अच्छे से आता हो उसी को अटेम्प्ट करो पहले, सो दैट जितना तुम्हें आता हो उसके तो मार्क्स मिले एटलीस्ट। तो आई नो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई हम कौन से रिसोर्सेज से कैसे अपनी रिवीजन करें, किसकी वीडियोस देखनी चाहिए, क्या सैम्पल पेपर करने चाहिए। तो सैम्पल पेपर के लिए तो पहली यही चीज़ है कि सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज करता है तो उनको तो भाई तुम जरूर करके जाना, डेफिनेटली करके जाना, अच्छे से पूरा टाइम सेट करके जाना। जैसे कि पेपर में लगते हैं ना 3 घंटे मिलते हैं, तो तुम क्या करना कि पेपर का पूरा एकदम टाइम मेंटेन करके रखना कि साइड में क्लॉक लगा लेना, टाइमर लगा लेना अपना 3 घंटे का टाइमर लगा, पूरी एक पेपर वाली शीट लो, अच्छे से पूरे 3 घंटे का पेपर करो। जो साइड में मार्किंग स्कीम दे रखी होती है उस हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करो। उससे क्या होता है तुम्हें हेल्प मिल जाता है कि कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले, सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछता है, जस्ट लाइक कि पता चल जाता है कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। तो पहले ही बता रही हूँ तुम्हें सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर तो करके जाना ही जाना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आए तो सैम्पल्स पेपर को भाई बिल्कुल मत छोड़ना। एटलीस्ट यू शुड मेक अराउंड लाइक 4 to 5 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट। मैं मिनिमम बता रही हूँ कि तुम इतने तो करो ही, एंड पूरा टाइम लगा के करना। ये नहीं है कि तुमने रफ में कर दिया, नो भाई, पूरा अच्छे से टाइमर सेट करो 3 घंटे का, जैसे पेपर में बैठता है वैसे तुम पूरा पेपर करो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें इवेल्युएट कर पाओगे, तुम अपना स्पीड देख पाओगे, तुम देख पाओगे तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्यूरेसी। भाई तुम एक्यूरेसी पे फोकस करो भाई, स्पीड विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। एक्यूरेसी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो तुम्हारी ऑब्वियसली स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यू नो सब एक ही वन गो में हो जाएगा। फिर बच्चों का ये डाउट रहता है कि अब हम कौन से सैम्पल पेपर की यूज़ करें, किस ऑथर की यूज़ करें। तो मतलब तुम मार्केट में तो यू नो सबसे ज़्यादा फेमस यही है, ओसवाल, एडुकार्ड। तो मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें सैम्पल पेपर करना है तो मैं सैम्पल पेपर के लिए मैं रिकमेंड करूँगी तुम्हें ईएडी, क्योंकि मैंने अपनी खुद 12th क्लास में ईएडी यूज़ करी थी। ईएडी की फुल फॉर्म क्या है, ईजी एवरेज डिफिकल्ट। मतलब इसके अंदर मेरे को सबसे बढ़िया पैटर्न लगता है इनका कि स्टार्टिंग के पेपर 3 ईजी दे दिए, 3 एवरेज दे दिए और 3 डिफिकल्ट दे दिए। फिर एक इन्होंने मॉक पेपर भी दिया होता है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया होता है, तो तुम अच्छे से इसमें इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें यार एक सैम्पल पेपर परचेज कर ही लेना चाहिए ईएडी का। मैं तो ईएडी का ही प्रेफर करूंगी भाई। और पहले बता दूँ कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं ऑब्वियसली, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ईएडी मेरे सर ने प्रेफर करा था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को सबसे अच्छा सैम्पल पेपर लगा। मतलब उनका स्टाइल अच्छा था, इजी एवरेज डिफिकल्ट। अगर इजी करके देखो, इजी हो गया तो फिर एवरेज पे पढ़ो, एवरेज से डिफिकल्ट पे जाओ। तो मतलब डिफिकल्ट तो क्या बहुत ही अच्छा लेवल होता है डिफिकल्ट का, तो वो तो कभी आता है। अगर तुमने डिफिकल्ट कर लिया तो भाई तुम तो गॉड लेवल अचीव कर चुके हो, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ कि सैम्पल पेपर को जरूर करके जाना, एंड तुम्हें परचेज करनी है तो डू प्रेफर EAD, ठीक है। सो दिस इज द सैम्पल पेपर विच आई परचेज इन माई क्लास 12th एंड इट इज़ रियली गुड भाई। मतलब सच में बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है, एंड इसका कंसेप्ट मुझे सच में सबसे अलग लगता है एंड सबसे यूनिक लगता है। एंड रिसोर्सेज की बात करें जाए कि ये कौन से हम यूट्यूब चैनल से पढ़े, तो कॉमर्स स्ट्रीम में ना मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने जिससे पढ़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ही चैनल्स जो है सबसे बेस्ट है पूरे कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज CA पराग गुप्ता सर, सेकंड वन इज सुनील सर, सुनील पांडा जिनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज रजत अरोड़ा सर, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए तो तीनों ही बढ़िया है, पर मैं अपना बता देती हूँ मैंने किससे पढ़ा था। तो मैंने CA पराग गुप्ता से पढ़ा था। मतलब उनकी ना 1 शॉट जो वीडियो आती थी ना लास्ट के पूरा चैप्टर 1 घंटे का, तुम्हारा पूरा चैप्टर 15-20 मिनट में मिल जाता था। तो मैं तो वो देख के जाती थी, एंड उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर कराते थे। तो यार तुम उनको प्रेफर कर सकते हो, ज़रूर करना यार, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इवन मैंने अपनी CA फाउंडेशन की क्लासेस भी उनकी यूट्यूब से देखी थी, जो CA फाउंडेशन वाली थी। तो मतलब तुम देख सकते हो, मतलब मैं उन पर इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ। व्हाई नॉट यू गाइज, तुम उन पर करो ट्रस्ट, ठीक है।
और अगर तुमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस ले रखी है तो अपने ऑफलाइन वाली टीचर्स पे ही ट्रस्ट करना, ठीक है। तो बता रही हूँ कि रिसोर्सेज जो है 3 बहुत बढ़िया, इन चैनल को तुम प्रेफर कर सकते हो, तुम इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो इन तीनों चैनल्स पे, ठीक है। सो माय लास्ट टिप इज योर कंसेप्ट भाई। कंसेप्ट को अपने क्लियर रखो भाई, माइंड में रखो कंसेप्ट। अगर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं आता होगा तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो डू फोकस ऑन योर कंसेप्ट को अच्छे से करो, फिर उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करो। अगर तुमने टीएस ग्रेवाल की बुक्स ले रखी है तो भाई टीएस ग्रेवाल की में क्या हो रखा है कि उन्होंने पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पूरे सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तो सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दे रखे हैं। तो उसी हिसाब से करते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे एक टॉपिक है तो पहले उसका कंसेप्ट सीख लो, यूट्यूब पे सीख सकते हो, तुम्हारे बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। तो यूट्यूब से सीखो या फिर तुमने अपने सर से ले रखी क्लासेस, तो साइड में एक मेंटेन रखा करो यार। तुम एक कंसेप्चुअल बुक होती है उसको मेंटेन रखा करो कि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हो। खैर अब तो टाइम नहीं है, बट वैसे बता रही हूँ कि अगर तुम कोई आगे प्रोफेशनल कोर्स भी करो जैसे सीए हो गया, सीएमए होगा, तो उसके अंदर तुम अपने कंसेप्चुअल बुक एक मेंटेन करके रखना। तो इसके अंदर तुम सारे कंसेप्ट लिखो, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद टीएस ग्रेवाल खोलो अपनी, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस ट्राई करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। जो नहीं हो रहा उसको करते रहो भाई, क्योंकि देखो मुझे पता है जो डिफिकल्ट लगता है ना वो हम जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि ईजी तो ईजी है, वो हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से तुम सबको फोकस करना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। अगर तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना पा रहे हो तो भाई ईजी तो अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट यही चीज़ है कि अपने फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, सिली मिस्टेक्स पे फोकस करो भाई। सिली मिस्टेक्स इज द वन थिंग जो कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को गिरा सकता है, ठीक है। 100 तुम्हारे नहीं आ पाएंगे अगर तुमने अपने सिली मिस्टेक्स को टारगेट नहीं करा। तो सिली मिस्टेक्स को भी टारगेट करना, कंसेप्ट को टारगेट करना, प्रैक्टिस को टारगेट करना, तो यही सारी चीज़ें जो कि तुम्हें अच्छे से पूरे फोकस करना है। अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली तो भाई मैं मतलब यार गारंटी है कि तुम 100 आउट ऑफ 100 लाओगे भाई। तुमने गोल्ड लेवल अचीव कर लिया है तो यार तुम आराम से ला सकते हो। तो यार आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसी वीडियोस आपको और ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। सबकी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो प्लीज़ उसके लिए आपको अगर आपको सारी स्ट्रैटेजी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जिससे दैट मेरे को पता चले कि आपको हाँ आपके लिए हेल्पफुल बन रही है, तो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिला एंड मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊं, ठीक है। अभी और सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैथ्स के भी बचे हुए हैं, इको के भी बचे हुए हैं, इंग्लिश के भी बचे हुए हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट बचे हैं। तो मैं उन सबके लिए भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी सेपरेट कि कैसे कैसे स्कोर करना है, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज रही थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।